अब इस क्रम में मैं अनुरोध करूंगा, आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर कैलाश भट्ट, सीनियर कंसल्टेंट मार्केट्स, UGBS REAP, to deliver the presentation on ecosystem for enterprise development subcomponent 2.1, strengthening support services and market infrastructure. I welcome Mr. Kailash Bhatt. थैंक यू, सभी का धन्यवाद। मैं ज़्यादा लेट न करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे बात चल रही थी, कल से हम टीम बिल्डिंग की भावना पे लगे हुए हैं और किस तरीके से हम रीप जो हमारा है उसको फील्ड लेवल पे ग्राउंडेड करेंगे, उसके बारे में काफ़ी चर्चाएं होगी। मैं तो अभी देख रहा हूँ, जो मैंने देखा है और कल से मैं देखते हुए आ रहा हूँ, उसमें मेरे को लग रहा है कि आईफेड टीम के जो इनपुट हमें मिल रहे हैं, दूसरा हमारा CPD सर की सोच, और उनकी ये सोच है कि जो लास्ट लेवल पे जो हमारा SHG का या PG का मेंबर है उस तक हम कैसे डिलीवर करें अपना जो हम सोच रहे हैं, तो वहां तक वो कैसे जाएगा। और तीसरा PD मैडम की हमारी एनर्जी, और चौथा अगर मैं बोलूँ तो हमारी टीम में उत्साह। टीम का मतलब हमारे साथ बैंकर्स भी हैं, तो हमारे साथ UGBS भी है, तो हमारे साथ USRNM भी है, और जितने भी प्राइवेट पार्टनर्स यहाँ पे पतंजलि है, मेरे समझ से IIM काशीपुर है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लोग हैं, टूरिज्म है, मतलब जितने भी इसको हम टीम बोल रहे हैं, तो वो टीम का उत्साह कल से मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से कब शुरू होगा ये हम सोच रहे हैं। और जो लास्ट माइल पे जो हमारे SHG या PG के लोग हैं उनका कौतूहल बता रहा है कि ये परियोजना कब स्टार्ट होगी। तो ये स्टार्टअप और मेरा जो काम है उसके लिए इकोसिस्टम बनाना है, मतलब ये कंड्यूसिव इन्वायरमेंट कैसे तैयार हो, ऐसा वातावरण कैसे बने कि लोग सब इंटरप्राइज की बात करें। तो मैं थोड़ा सा इसमें बोलने की कोशिश करूंगा। अगर मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बोलूं तो जो हमारा सबसे पहला कदम होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से पहले या कोई भी इस तरीके की प्लानिंग करने से पहले, हम उत्तराखंड के जो मेन कमोडिटी है, मुख्य जो कमोडिटी हैं उनका एनालिसिस करें, और एनालिसिस करने के बाद हम थोड़ा सा ये देखें उसमें मतलब कौन कौन सी ऐसी वैल्यू चेन है या कौन कौन सी ऐसी कमोडिटीज हैं जिनको हम आगे ले जा सकते हैं। दूसरा, उसमें हम देखें कि फार्म गेट पे कैसे हम कॉस्ट फिक्स कर सकते हैं। हमारा जो अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम उसमें वैल्यू एडिशन में क्या क्या हमारे रिक्वायरमेंट होंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम उसमें लॉजिस्टिक में, पैकेजिंग में किस तरह की कॉस्टिंग आई, और उस कॉस्टिंग को निकालने के बाद उसको हम दूसरे राज्य जो इस तरीके के प्रोडक्ट या इस तरीके की कमोडिटी में काम कर रहे हैं उनसे कंपेयर करें, तो हमें पता चलेगा कि हम उस लेवल में कहाँ पे स्टक हुए। क्योंकि अभी तक जो हम कर रहे थे वो सभी ने बोल भी दिया है, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जो भी हमारा प्रोड्यूस था जो बच जा रहा था सरप्लस, उसको हम लेकर मार्केट में बिकते रहे थे। लेकिन अब जो रीप है, जो हमारे अंदर जो उत्साह है वो यही है कि रीप में हम मार्केट ड्रिवन करेंगे, मार्केट की हम पहले मांग देखेंगे, उसके आधार पे ही हम जो है प्रोडक्शन को प्रोत्साहित करेंगे। दूसरा, हमें साथ में कुछ स्पेसिफिक मार्केट प्लेयर को देखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम स्पेसिफिक कमोडिटी पे काम करेंगे तो हमारे पास स्पेसिफिक मार्केट भी होनी चाहिए। साथ में हमारा सीजनल विंडो भी हमें टैप करना पड़ेगा कि कौन से सीजन में कौन सी चीज हमारे यहाँ होती है। इन चीजों को भी हमें ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ये काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्लीज। बात कर रहे हैं तो इसमें जो मुझे दिया गया है कंड्यूसिव इन्वायरमेंट तैयार करने के लिए, इसमें हमारा जो आजीविका उद्यम और मूल्य वर्धन सेवा के लिए बुनियादी ढांचे को हम कैसे तैयार करें, उसकी समर्थन सेवाएं क्या क्या होंगी। नेक्स्ट प्लीज। इसमें मेन जो इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड द कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। ये सभी को पता चल गया जो अब तक हमने बोला, उसी के लिए हम जो है अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं। नेक्स्ट। अगर हम देखें तो हम जो लाइवलीहुड अप्रोच थी उससे शिफ्ट हो रहे हैं वैल्यू चेन अप्रोच पे, और वैल्यू चेन के बाद कहीं ना कहीं मार्केट लेड अप्रोच पर हम जा रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में अगर हम देखें तो हमारा जो भी मतलब क्या बोले एग्रीगेशन बोलेंगे, क्योंकि सभी लोग बता चुके हैं कि हमारे यहाँ फ्रेगमेंटेड लैंड है, छोटा छोटा उत्पाद है, तो उसको कैसे इकट्ठा किया जाए गांव लेवल पे, दैट इज द फर्स्ट लेडर ऑफ दिस बिजनेस स्टार्टअप। तो हमने जो है लघु संकलन केंद्र रखे हुए प्रोजेक्ट में, जो कि एक बिजनेस इन्वायरमेंट करने के लिए गांव वालों के लिए एक मतलब उत्पाद कलेक्शन का एक होगा। ये टोटल 950 बनने हैं सर, और क्योंकि यहाँ पे इम्प्लीमेंट हम ही लोगों को करना है, चाहे
USRLM हो या उपासक हो या UGBS हो, तो कैसे करना है इनको हमें, ये जो हमारा केंद्र होगा इसका उद्देश्य है कि जो स्थानीय जो भी लोकल हमारे प्रोड्यूस है उनके लिए स्टोरेज का काम करेगा। उद्यमिता की ओर ले जाने का ये पहला कदम है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। और लघु संग्रहण केंद्र का निर्माण हम CLF के माध्यम से करवाएंगे और इसके लिए जो जमीन और वो होंगी, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जेंस की भी बात करती है और पुराने प्रोजेक्ट में हमने इसको बहुत अच्छे से किया, सभी लोग बता चुके हैं। मैं जल्दी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज है, लेकिन पुराने उसमें हमने कई जो गवर्नमेंट के जितने भी इस तरीके के बुनियादी ढांचे बने हुए थे और जो चल नहीं पा रहे थे, हमने उनको ILSP में टेकअप किया और उनको हम आगे तक लेके चले गए। नेक्स्ट, हम CLF की भूमि या समुदाय की दान में दी गई भूमि पे भी इसका निर्माण किया जा सकता है। और ये सेंटर जो है मतलब कच्चे माल की आपूर्ति करेगा, जितने भी उस कैचमेंट में जो भी हमारे एंटरप्राइज होंगे उनके लिए ये जो है इनपुट का काम करेगा। नेक्स्ट प्लीज। इसका अगर हम लाभ देखें तो जो निर्माण कार्य होगा और उत्पाद के रखरखाव में गांव में रोजगार आएगा, गांव की प्रत्यक्ष है, गांव के लोगों की। उसके बाद सामुदायिक संगठनों में आत्मविश्वास जगेगा कि भाई हम अपना जो प्रोड्यूस है, सरप्लस जो बचता है उसको कैसे रखें। नेक्स्ट, दूसरा जो हमारे स्टेक होल्डर है उनके लिए क्या है कि गांव में तो परिसंपत्ति बन रही है, दूसरा ग्राम स्तर पर इनपुट और आउटपुट की सेवाएं जो है उनको उपलब्ध है, पर उनको बीज चाहिए, खाद चाहिए, ये चाहिए, तो उस केंद्र के माध्यम से दे कैन डिलीवर करती है। अगर हम देखें तो सरकारी योजनाओं के लिए फैसिलिटेटिंग का पॉइंट होगा कि गांव में जाएंगे तो किससे बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ग्रुप के लोग होंगे तो उनके साथ बात करना, अपनी बात रखना सरकार के लोगों के लिए भी आसानी होगी। और जो ये इसको हम MCC का मतलब होता है मिनी कलेक्शन सेंटर, ये मिनी कलेक्शन सेंटर का जो कार्य होगा, इसका जो भी मतलब साइज कितना होगा, क्या होगा, ये वहाँ के बिजनेस नीड के अनुसार उसको डिसाइड करेंगे। और इसकी समय सीमा ये है कि हम 2023 से इसको स्टार्ट करेंगे और 2030 में हमको मतलब बना के इसको कम्युनिटी को दे दो। दूसरा है हमारा एग्री बिजनेस सेंटर, ये टोटल प्रोजेक्ट में जो है 50 बनने हैं और पुराने प्रोजेक्ट में लगभग हमने सारी सहकारिताओं में इस तरीके के सेंटर बना रखे हैं, जिनको हम बड़ा कलेक्शन सेंटर या बिग कलेक्शन सेंटर के नाम से जानते हैं। वहाँ पे उन लोगों का ऑफिस भी है, उन लोगों के जो भी ग्रीवेंसेस होते हैं वहाँ पे एड्रेस करते हैं, वहाँ पे मीटिंग पॉइंट है, वहीं पे जो हमारा मतलब जिस तरीके की गवर्नमेंट के साथ मीटिंग हो या कोई कुछ बात की बात करनी हो तो वो उनके लिए एक पॉइंट है। ये सब ये विकासखंड स्तर का संग्रहण केंद्र होगा, वेयर मोस्ट प्रोबेबली इसमें हम नीड बेस्ड FPO को ये दे रहे हैं, जो मतलब जो परियोजना का जो उद्देश्य है। दूसरा एक विकासखंड के मुख्य मार्ग निर्मित होगा ताकि जो है वहाँ से लॉजिस्टिक हमें सही पड़े। दूसरा इसका निर्माण जो है FPO के माध्यम से होगा, गवर्नमेंट की लैंड पे भी कर सकते हैं और प्राइवेट भी। नेक्स्ट, इस ग्राहकों की जो अपेक्षा होगी कम्युनिटी जो भी ऑर्गेनाइजेशन उस क्षेत्र में है उनमें और निजी उद्योगों के लिए फोकस पॉइंट होगा। बिकॉज अगर किसी को कोई प्रोडक्ट चाहिए तो वहाँ पे आके अपना डिमांड करके और जो भी वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनसे उनकी सेवाएं लेके अपने लिए प्रोडक्ट भी तैयार कर सकता है। ये अभी हो भी रहा है हमारे कई सेंटर। दूसरा जो किसान उत्पादक संघ है उनसे दायरे के लिए काम आएगा, मीटिंग पॉइंट का काम आएगा। उत्पादन में स्थानीय बाजार प्रशासन केंद्र और उद्यमों को ये जो है जो भी रॉ मटेरियल होगा उसको पहुंचाने का काम। जो हमारा इसका सेवा क्षेत्र होगा टोटल हम 95 ब्लॉक्स में इसको बना रहे होंगे। इसमें हमारे PG, BPG, LC, CLF इन सब के लिए एक फोकल पॉइंट होगा जहाँ पे जो अपना प्रोड्यूस लाते हैं मतलब सॉर्टेड ग्रेडेड प्रोडक्ट लाते हैं यहाँ पे और का बिगर मार्केट की तरफ जो है ले जाने के लिए। सप्लाई चेन में क्योंकि यहाँ पे सप्लाई चेन होगी, कई गाँव से माल आएगा, कई लोगों को जो है सॉर्टिंग ग्रेडिंग इस तरीके के काम में रोजगार मिलेगा, तो ये उनके लिए भी एक अच्छा होगा। क्षेत्र में जो वैल्यूएशन की गतिविधियां हैं उनको बल मिलेगा। दूसरा जो आपूर्ति श्रृंखला जो सप्लाई चेन है उसके लिए वो बैकबोन का काम करेगा और विकास खंड में जो हमारा कन्वर्जेंस है उसके लिए डिजिटल फोकस करेगा। ये समस्त सदस्यों के लिए इनपुट आउटपुट एवं नीति निर्धारण का केंद्र भी होगा। ये बहुत एक मतलब वो अपना जाके वहाँ पे मीटिंग कर सकते हैं कि हमें किस बायर के साथ किस कंपनी को कितना माल देना है, किस तरीके से उनको हमें स्टोरेज करना है, किस तरीके से प्रोसेसिंग करना है, ये सारा काम वहाँ पे होगा। और ये भी हम 2023 से स्टार्ट करेंगे और लगभग 2025 तक ये सारे कलेक्शन सेंटर क्योंकि हमारे FPO तो अब इमर्ज हो रहे होंगे तो वो जो है हम 2025 तक इनको बना के और कम्युनिटी को। अब हम ग्रोथ सेक्टर की बात करें क्योंकि हमारे परियोजना में और पूरे प्रदेश में मेरी समझ से 100 से ज्यादा ग्रोथ सेंटरों का निर्माण हुआ है। इस ग्रोथ सेंटर का जो मेन मकसद था पहले कि जो क्षेत्र है मतलब जिस कैचमेंट में बना हुआ है वहाँ पे सारी सेवाएं डिलीवर करेगा, चाहे वो आशा कार्यकर्ताओं के लायक सेवाएं हों,
चाहे वैक्सीनेशन की हो, चाहे वो ये फोकल पॉइंट बन रहा था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसको हम प्रोडक्ट बेस के लिए और हमने जो है जहाँ पे जिस चीज की ज्यादा उत्पादन हो रहा था उस तरीके का ग्रोथ सेंटर इसको बोलते हैं। तीसरा ये विभिन्न हितधारकों के लिए व्यवसायिक केंद्र है। यहाँ पे अगर आप जैसे पहले होता था कि हम उद्यान विभाग में जाकर अपना जूस बनाते थे, जैम बनाते थे, ऐसे जो है वहाँ की महिलाएं भी अपना छोटा छोटा उत्पाद लाते हैं, प्रोसेसिंग करके अपने हिसाब से मार्केटिंग करते हैं। तीसरा ये रणनीति इसकी ये होगी कि जितने भी हमारे स्थापित अब तक के ग्रोथ सेंटर हैं, हम उनका एक एनालिसिस करेंगे पहले, और फिर उसमें जो गतिविधियां चल रही हैं उन्हीं को टेकअप करना है, या उसमें कुछ रणनीति चेंज करना है या ऑपरेशनल कुछ ट्विकिंग करनी है, वो उसके बेसिस पे हम इसका वो कर रहे होंगे परियोजना के। ये भी हम 2023 से स्टडी और जो भी एनालिसिस करना है वो प्रारंभ करेंगे। दूसरा अपना सपोर्ट सर्विसेज। अब सपोर्ट सर्विसेज एक बहुत बड़ा मतलब बृहद विषय है, लेकिन इसको क्योंकि मुझे कहा गया कि जल्दी इसको करना है, तो सपोर्ट सर्विसेज में अगर हम देखें तो जो भी प्रोड्यूसर हो गए या बायर हो गए या हमारे कोई भी दूसरे स्टेक होल्डर्स हो गए, जिनको की सपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम ये करेंगे कि जो भी वैल्यू चेन है वहाँ, उस वैल्यू चेन के पूरे एलिमेंट का हम एनालिसिस करेंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस कहाँ पे किस चीज की आवश्यकता है, जब ये हमारी समझ में आ जाएगा उसके हिसाब से फिर हम आगे जो है ये सपोर्ट सर्विसेज का काम करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। इसमें हम सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हम एंटरप्रेन्योर्स की पहचान करेंगे, फिर उनके अनुसार उनका जो भी प्लान होगा, जो भी उद्यम का प्लान होगा उसको डिजाइन करेंगे, और फिर इसमें क्या होगा कि हम वैल्यू चेन को फैसिलिटेट कर रहे होंगे। तो वैल्यू चेन फैसिलिटेशन में हमारा वैल्यू चेन स्टडीज होंगे, मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म होंगे और वैल्यू चेन सपोर्ट होगा। इसमें जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो अगर हम देखें तो हमारा मल्टी स्टेक प्लेटफॉर्म, ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट होने वाला है पूरी परियोजना में। और अगर हम देखें तो पूरी परियोजना का मतलब अगर हम जो ड्राइव करेगा परियोजना को, वो मेन जो है मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म होने वाला है। ये हम 3 लेवल पे मुख्यतः कर रहे हैं, 3 या 4 लेवल पे, नेशनल लेवल पे, देन स्टेट लेवल पे, देन हमारा डिस्ट्रिक्ट और देन क्लस्टर और जो भी गांव लेवल पे इसको कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि जितने भी प्रकार के सेवाएं वैल्यू चेन को सपोर्ट करने के लिए किए होंगी, उतने प्रकार के स्टेक होल्डर्स को हम एक जगह पे लाएंगे, और उनसे फिर जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं और जो भी हमारे गांव में जो भी किसी भी प्रकार का उत्पाद तैयार कर रहे हैं उनको मिलाने की और आपस में उनका मतलब किस तरीके से वो आगे बढ़ाएंगे उसकी बात करेंगे। इस परियोजना में अगर हम देखें तो हम मतलब इस गतिविधि को अगर हम देखें तो इसमें हम 3 वैल्यू चेन पे मेनली फोकस कर रहे होंगे। इसमें फ्रेश प्रोड्यूस की वैल्यू चेन, जिसमें हमारी जितनी भी ऑफ सीजन वेजिटेबल है या जो भी फ्रेश प्रोड्यूस है वो आ गया। दूसरा स्टेपल वैल्यू चेन में हमारे मसाले से लेकर दालें, हमारे जो रेड राइस है, इस तरीके के जितने भी जो स्टेपल फूड्स हैं उसका सारा का सारा स्टडीज और जो भी इसमें एनालिसिस करना होगा उसके बेसिस पे फिर हम इसको स्टेपल वैल्यू चेन को एस्टैब्लिश करेंगे। दूसरा जो माउंटेन हनी वैल्यू चेन एक अलग से निकल के आया है, तो अगर इसमें भी अगर स्कोप लगेगा तभी इसको आगे ले जाएंगे। इसमें भी हम एक स्टडी कर रहे होंगे, ये स्टडी हम अगले साल से सारी स्टार्ट कर रहे होंगे। और दूसरा कि कोई भी वैल्यू चेन अगर काम करते हुए किसी भी प्रकार की इस तरह की कोई गतिविधि निकल के आती है तो उसको कैसे हम स्केल करना है उस पर भी हम आगे काम करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। इससे क्या होगा कि जो वैल्यू जो मैंने कहा कि हम हर एलिमेंट में कहां पे हमें क्या क्या गैप है, तो हम इससे फायदे क्या होंगे सर? एक तो रिडक्शन ऑफ प्राइस इन इनपुट एंड बेटर प्राइस रियलाइजेशन फॉर आउटपुट थ्रू एग्रीगेशन, क्योंकि हर जगह पे एग्रीगेशन की संभावनाएं काफी हैं। तो हम वैल्यू चेन में काम कर रहे होंगे 500-600 ब्लॉक लेवल पे हमारे 6 या 7 या 8 एलसी होंगे, उसके नीचे सीएलएफ होंगे। उनमें अगर हम टोटल देखें तो लगभग 3-4 हजार परिवार से जुड़े होंगे। तो जो भी हम इनपुट दे रहे होंगे या जो भी वहां से हमारा आउटपुट आ रहा होगा उसमें एग्रीगेशन में काफी मदद मिलेगी। दूसरा जो हमारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट है टेक्निकल सर्विसेज की, वो भी हमारी कम होगी। माना कि जिले लेवल से किसी आदमी को भेजना है तो पूरे ब्लॉक का एक जगह पे मीटिंग पॉइंट करके उनका जो भी निस्तारण है वो वहीं पे करते हैं। दूसरा जो इकोनॉमी ऑफ स्केल्स है, क्योंकि मार्केट अभी कई चीजें आ रही थी कि मार्केट में लोग आते नहीं खरीदने के लिए, ये नहीं होते। तो जब तक हम वैल्यू चेन का एनालिसिस करके वैल्यू चेन के एलिमेंट्स को नहीं पहचानेंगे तब तक हमें मार्केट से लोग आएंगे नहीं। तो ये इकोनॉमी ऑफ स्केल की तरफ हमें ले जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, अब प्रोजेक्ट कौन सी वैल्यू चेन को सपोर्ट कर रहा है? एक तो प्रोजेक्ट का काम क्या है कि सेटिंग अप ऑफ वैल्यू चेन में जैसे जैसे वैल्यू चेन का मतलब इवॉल्व होगा वैसे वैसे प्रोजेक्ट पूरे
वैल्यू चेन के अक्रॉस द वैल्यू चेन काम करेगा। इसमें हमारा प्रोफेशनल सपोर्ट हो गया, हैंड होल्डिंग हो गया, और फाइनेंस का तो आप लोगों ने भी देख ही लिया कि फाइनेंस को किस तरीके से मैसेज करते। तीसरा इसका जो मेन और इम्पोर्टेंट जो थोड़ी कंपोनेंट है वो है बिजनेस इंक्यूबेशन। तो बिजनेस इंक्यूबेशन का पार्टनरशिप से इंक्यूबेटर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन हाँ जो हम एक्चुअली क्या है कि कल भी हमने देखा कि कल जो लास्ट में सीपीडी सर के उसमें प्रधानमंत्री का वक्तव्य दिखाया गया था। एक्चुअली हम देखें तो हमारे देश में अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड जो चल रहा है, और जो नॉर्थन हमारे स्टेट है, ये इस समय जो है रिजर्वायर है मैन पावर के, क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा जवान लोग इस समय इसी नॉर्दर्न स्टेट में, जो हमारे नॉर्दर्न स्टेट। इन जवान लोगों की जो स्किल है, इन जवान लोगों को कैसे प्रोडक्टिव बनाना है, ये काम जो है परियोजना को बेहतर तरीके से करना पड़ेगा। इसीलिए हमने इंक्यूबेशन का एक बड़ा कंपोनेंट इसमें रखा है। तो हमारे प्रधानमंत्री का विजन जो कल कह रहे थे कि हम 25 साल में क्या कर रहे होंगे, हम लोग जो है 60 से ऊपर के हो रहे होंगे, हमारे साथ के लोग आ रहे होंगे, तो जो नए लोग आ रहे होंगे, हमारी जो स्किल फोर्स है, जो प्रोडक्टिव वर्क फोर्स है, उसको कैसे स्किल किया जाए, इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। इसका एक तो क्या है कि अगर हम इसका ब्रॉड देखें, क्योंकि अभी आप बताएंगे, ब्रॉड ये है कि जो पर्पज है वो स्टार्टअप को सपोर्ट करना है, उनके इनोवेशन प्लान बनाना है और एंटरप्राइज को प्रमोशन के लिए काम करना है। दूसरा इंक्यूबेटर टू सपोर्ट प्रोजेक्ट टारगेट ग्रुप। हमारे पास 2 आरडी के रूरल डेवलपमेंट के द्वारा बनाए गए 2 इंक्यूबेशन सेंटर पौड़ी और अल्मोड़ा में जो है पहले से बने हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर गढ़वाल यूनिवर्सिटी से इस तरीके के प्रोफेसर बैठे हुए हैं, IIM काशीपुर हमारे साथ है, हमारे पास एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हमारे पास BPKS है, GBPET है, हमारे पास इतने सारे, हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, मतलब हॉर्टिकल्चर के अलग, फॉरेस्ट्री के अलग, वी हैव मतलब ब्लेस्ड बाय दीज इंस्टीट्यूशन, और उनको हम कैसे उनका फायदा इसमें ले सकते हैं, ये भी हमें सोचने की बात है। और अगर हम नहीं ले पाए तो फिर जो है, जैसे कल बता रहे थे कि ऐसी परियोजना तो भविष्य में आने वाली नहीं है। तो किस तरीके से, क्योंकि यूथ इंक्यूबेशन और जो वोमेन हमारी, अगर हम आज की डेट में ये भी देखें कि अगर हम देखें कि हमारी वर्क फोर्स में वुमेन का पार्टिसिपेशन सिर्फ 20% है, मतलब ये बहुत उसकी बात है कि हम 20% लोगों को ही जो है वर्क फोर्स में जोड़ पा रहे हैं। तो इंक्यूबेशन सेंटर का ये बहुत बड़ा रोल है, ये वेलकम है मतलब इंक्यूबेशन सेंटर की, हाउ टू इंक्लूड द वुमेन, है ना। अभी हम अगर साउथ कोरिया की बात करें, पिछली बार मैं ऑस्ट्रेलिया गया था तो मैंने वहां पे देखा, लेकिन मैं अगर एक एग्जांपल देखूं कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको कैसे टैप किया साउथ कोरिया ने उसे इतनी अच्छी तरीके से टैप किया कि उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन के बाद सीधा यूथ को जो है स्किल्स में डाल दिया, है ना। तो व्हाई वी कैन नॉट डू दिस, मतलब हम क्यों नहीं कर सकते। तो हमें कुछ इस तरीके के, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये हवलबाग में हमारा इंक्यूबेशन सेंटर है अल्मोड़ा का, एंड इट विल मतलब फंक्शनिंग वेरी वेल, बहुत ही अच्छी तरीके से फंक्शनिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे हम स्टार्टअप हो गया, हमारे जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको लेकर आते हैं, और ये मीटिंग पॉइंट। तो यहाँ पे हमने अभी, मैं एक इसी इंक्यूबेशन सेंटर के बगल में हमारा जो है एक एंटरप्राइज है, उसका भी मैं अभी दिखाऊंगा आपको। उसमें उन्होंने जो है अमेज़न से लेकर है और सब जगह उनके जो है प्रोडक्ट डाले, और वहाँ पे जितने भी लोग जो गांव लेवल के वास्तव में जिनको जो स्टार्टअप है, छोटे छोटे लोग जो काम कर रहे हैं, उनका प्रोड्यूस कैसे लोगों तक पहुंचे, उसमें बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, अभी PwC के लोग कई वहाँ पे बायर्स को भी लेकर आए थे। ये उसी का एक प्रोग्राम है। नेक्स्ट प्लीज। अब हम इंक्यूबेटर्स को क्या क्या सपोर्ट कर रहे होंगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ से। एक तो मेंटरिंग का नेटवर्क हम तैयार कर रहे होंगे, जिसमें एकेडमिक्स होंगे, टेक्निकल्स होंगे, एंटरप्रेन्योर्स होंगे, इन्वेस्टर्स होंगे, इस तरीके के लोगों को हम उसमें ला रहे हैं। और कुछ मेंटर्स हैं कि जो प्रोस्पेक्टिव जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको गाइड करें कमर्शियल और टेक्निकल एस्पेक्ट में बिजनेस के, ये भी बहुत जरूरी है। और कुछ ऐसे हैं कि जिनको जो है किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, उस तरीके के कुछ मेंटर्स आएंगे, हो सकता है कि वो कोई एंटरप्रेन्योर्स हो। अगर हम देखें तो इसमें टोटल जो भी है उसमें टेक्नोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, मतलब अभी एक इनोवेशन का भी है, फिर उसमें बोलता हूँ। और इसके लिए गाइडेंस जो भी है, जिस भी तरीके की गाइडेंस जो कि एंटरप्रेन्योर्स को या एंटरप्राइज को, वो सारा का सारा इंक्यूबेशन का फैसिलिटेट कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट भी मेरे समझ से अभी फैसिलिटेट करेगा, क्योंकि हमें भी लगभग 1000 के करीब जो यूथ है उनके साथ काम करना है, 7000 महिलाओं के साथ उनके एंटरप्राइज क्रिएशन करने हैं छोटे छोटे गाँव लेवल पे, सो दैट कि हम जो ऊपर लेवल पे जो एग्रीगेशन हमारा प्रोडक्ट का या प्रोड्यूस का उसको वॉल्यूम में ला सकें।
ये इनोवेशन, क्योंकि आज की दुनिया में अगर हम देखें, ये भी एक बहुत बड़ा मतलब ग्लोबल डिजिटल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, तो आज की डेट में टोटल मेरे समझ 700-800 करोड़ जो भी वर्ल्ड की पॉपुलेशन होगी, उसमें 60% लोग आज की डेट में मोबाइल से भी, मतलब आज की डेट में पूरा हमारा मार्केट शिफ्ट हो गया मोबाइल से। इसको हम बोलेंगे डिजिटल डिस्ट्रप्शन हुआ है टोटल। अगर मैं बात करूं आपका बिजनेस डिस्ट्रप्शन की बात करूं, तो जो सबसे बड़ी दुनिया की टैक्सी की कंपनी है, उसके बाद अपनी एक टैक्सी नहीं। जो सबसे बड़ा एकोमोडेशन प्रोवाइडर है दुनिया में, उसके बाद अपना कोई भी रियल एस्टेट नहीं। आप कहीं भी पता कर लीजिए। जो वर्ल्ड का आज में मतलब डिजिटल डिस्ट्रप्शन, कैसे हमारा जो व्यापार है, कैसे हमारा इंटरप्राइज है वो चेंज हो रहा है, ये हमें थोड़ा इस बारे में सोचने की जरूरत है। जो वर्ल्ड का सबसे वैल्यूएबल रिटेलर्स है, उसके पास अपनी एक भी इन्वेंट्री नहीं है। जो आज की डेट में मोस्ट पॉपुलर मीडिया ओनर है, उसका अपना एक भी सिनेमा हॉल नहीं है। जो अगर हम देखें कि जो लार्जेस्ट मूवी हाउस है आज की डेट में, उसके पास अपना जो है एक भी सिनेमा हॉल नहीं है। ये तो सबको पता है कि आज की डेट में नेटफ्लिक्स वगैरह अब तो थोड़ा सा और ऊपर वाली चीजें आ गई। और इसी तरीके से अगर हम देखें, तो जो आज की डेट में सबसे बड़ा कंटेंट क्रिएटर है ना, उसके पास अपना कोई कंटेंट बनाते ही नहीं है ना। तो फेसबुक वगैरह ये मतलब मैं नाम बोलने की जरूरत नहीं है। तो हाउ वी कैन इंक्लूड द टेक्नोलॉजी, ये हमारे जो इस तरफ लोग बैठे हुए हैं और कल ये आए हैं मैडम, आप लोग हाउ कैन वी इंक्लूड द टेक्नोलॉजी। बिना टेक्नोलॉजी, क्योंकि लोग आज की डेट में क्या चाहते हैं, ये प्रोडक्ट कहाँ से आया, कैसे बना। आज की डेट में अभी भी अब जब हम डिजिटल मार्केटिंग में देखते हैं, आज की डेट में हमारे पास हम ये देखते हैं कि कितने लोग एफिनिटी मार्केटिंग में, कितने लोग इन मार्केटिंग में हैं, और उसी के बेसिस पे हम जो है फिर एक अपना कोहरट, कस्टमर का कोहरट तैयार करते हैं। देन वी टारगेट द कस्टमर। सो प्रिसीजन टारगेटिंग करते हैं कि ये आदमी हमारा खरीदेगा। अगर आप गूगल पे जाओगे तो गूगल आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। ये कैसे हुआ? क्योंकि आजकल जो हमारी कंप्यूटर जो डाटा साइंस है, या हमारा उसको बोलते हैं हम मतलब इस तरीके की जो भी टेक्नोलॉजीज हैं, वो ऐसे बोर्ड लगा दे रहे हैं, ऐसे एल्गोरिथम बन गई है कि आप आदमी का जो भी बिहेवियर है उसको टोटली जो है वो करके, और प्रिसीजन टारगेटिंग और प्रिसीजन मार्केटिंग, आपके हमारे बेनिफिशियरीज को क्या चाहिए हम वो टैप कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर मतलब टेक्नोलॉजीज। तीसरा है सर, अगर हमें जो है इसको टेक्नोलॉजी को अपने वहां पे वो करना है, तो कुछ हमने प्रोजेक्ट में डाला है कि जो प्रोजेक्ट के दूसरे साल के बाद हम स्टार्ट करेंगे फील्ड में, क्योंकि पहले दूसरे साल तो हमें समझने में लग जाएगा कि क्या क्या काम हो रहा है। देन वो टेक्नोलॉजी इवॉल्व होके आएगी, तो देन हाउ वी कैन इंक्लूड ये हम देखें। तो इसमें हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर जो आजकल काफी चल रहा है, इसमें क्या होता है कि जो पढ़े लिखे फर्स्ट क्लास बीटेक एमबीए वाले लड़के भी काम कर लेते हैं, क्योंकि उनको हल चलाना ये पसंद नहीं है। तो इस तरीके के कुछ हम कर सकते हैं, ये रखा हुआ है। इसके लिए हमें $5 मिलियन सर प्रोजेक्ट में रखा हुआ है। हाउ वी कैन अट्रैक्ट द, मतलब इस तरीके के लोगों को कैसे अट्रैक्ट करें, चाहे वो कोई यूज केस उत्तराखंड में हो, इस तरीके का कोई बना हुआ, वो वी कैन टेक इट ऑन बोर्ड, वो भी हम इसमें देख सकते हैं। तो हमारा प्रिसीजन एग्रीकल्चर हो गया, स्पेस एग्रीकल्चर हो गया, फिनटेक हो गया, ऑटोमेटेड क्लाइमेट स्टेशंस हो गए, या सीड वेंडिंग कियोस्क हो गए नेक्स्ट, या आजकल टेलीमेडिसिन आदमियों की भी चल रही, तो हम करेंगे टेलीमेडिसिन, लाइव स्टॉक का भी हो, ऑटोमेटिक पॉली हाउस हो, फूड ट्रेसेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्योंकि आज की डेट में सर मैं ये भी आप लोगों से ये भी चाहूंगा कि हम जो भी प्रोड्यूस करते हैं आज की डेट में टेक्नोलॉजी है कि हम उसको ट्रेस कर सकते हैं फ्रॉम द सोर्स टू वो फाइनल कहाँ गया। और क्योंकि इन्वायरमेंटल इश्यूज भी है, हमारी कई पैकेजिंग मटेरियल ऐसे होते हैं कि हम उसको वापस भी ले सकते हैं। जैसे वाली जैम की बोतल है, हमने एक छोटा सा ये इनोवेशन किया था कि आप जैम की बोतल यूज करिए, खाली बोतल हमें दे दीजिए, तो हम आपको जो है 10 रुपया जो है अगले उसमें जो है वो कर देंगे। ऐसे हमारा जो प्लास्टिक का पाउच है, अगर हमें आप वापस दोगे तो इतना हम आपको रिबेट दे देंगे। सो दैट द ट्रेसेबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आजकल जो इसको वोलेटाइल वर्ल्ड जो है, जो ये डिजिटल डिस्ट्रप्शन है, इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्लीज। कुछ हम पॉलिसी एंगेजमेंट की बात करेंगे, क्योंकि मेरे पास समय है इसलिए मेरे को बोलना पड़ता है, भले ही जो है ये आप लोग जानते हैं कि पॉलिसी, और कुछ हमने करी भी है पुराने ग्रुप में। नेक्स्ट प्लीज। इसमें अगर देखें सर हम, तो परियोजना संचालन और क्रियान्वयन के दौरान जो भी ऐसी चुनौतियां आएंगी या परेशानियां आएंगी, जिनकी हम पहचान करके और आवश्यकता अनुसार उनका एडवोकेसी करवाएंगे आप लोगों का। तीसरा जो है इसका जो मेन इसमें वो होगा रणनीतिगत, सरकार की जो वर्तमान नीतियां हैं उसके साथ समुदाय को कैसे संबद्ध किया जाए, और फिर उसको आवश्यकता मतलब सरकार की जो भी नीतियां हैं जो हमारे
इंटरप्राइज डेवलपमेंट में काम आ सकती है, उसको कैसे हम उसमें ट्विचिंग करें ताकि वो हमारे समाज के लिए मतलब हमारे हितभागियों के लिए लाभदायक हो। परियोजना के माध्यम से हम सरकारी नीतियों की समाज तक पहुंच भी बना सकते हैं कि भैया आजकल ये वाली पॉलिसी चल रही है, आप ऐसा काम करिए। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, तो इसमें जो मेन मुद्दा था पॉलिसी वाला मेरा, पॉलिसी पीछे कर पीछे, इसमें ये था कि एग्जामिनिंग द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज एंड थोड़ा दिख नहीं रहेगा, examining the existing policies and procedure in the state of Uttarakhand with respect to making rural enterprise commercially viable. Issues like land availability, अगर किसी को बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है और बाहर की कोई अच्छी कंपनी आती है तो हमारे पास लीजिंग की फैसिलिटी है, कोई चीजें उसके लिए होनी चाहिए। हमारे यहाँ पावर सप्लाई कैसी हो वो होना चाहिए। अच्छा, ये सबसे क्रूशियल है, परचेज ऑफ फिनिश प्रोडक्ट फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स। अभी हमारा क्या होता है कि पूरी आंगनबाड़ियों में राशन जाता है और उसमें हम कहते हैं कि हम स्वयं सहायता समूह के माध्यम से करेंगे। अल्मोड़ा में हमने जो है इसको किया है और पूरे जितने भी आंगनबाड़ी सेंटर हैं हम सभी को बांटते हैं। एक भी आंगनबाड़ी सेंटर आज की डेट में छूटा भी नहीं, क्योंकि लोगों ने एक मूवमेंट चला के खुद ही कहा, तो ये एक पॉलिसी चेंज हुआ। फिर हमने पहले 3 ब्लॉक में किया, फिर गवर्नमेंट ने अपने आप कहा कि आप पूरे अल्मोड़ा में करिए। ऐसे हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा सोचे कि जो भी हमारे लोकल प्रोड्यूस है, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट तो हम ही, अगर हम देखें हम बात कर रहे हैं हम बाहर से ले आएंगे, लेकिन आज की डेट में उत्तराखंड में अगर हम देखें चाहे वो एडोलेसेंट गर्ल हो चाहे हमारे बच्चे हों, आज की डेट में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हमारे यहाँ ज्यादा है। हमारे यहाँ भूखमरी नहीं है, लेकिन जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है उस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। प्रोजेक्ट में हमारा वो भी है कि किस तरीके से हम न्यूट्रिशन को आगे बढ़ाएंगे, उस वैल्यू चेन पे हम काम करेंगे, ये जरूरी है। तीसरा हमारा लॉजिस्टिक एलिमेंट, पता चला हम फ्रेश वेजिटेबल की कोई वैन ला रहे हैं और रास्ते में उसको रोक दिया, तो सर का भी वो था, तो किस तरीके से उन चीजों को हम जो है पॉलिसी में ट्वीकिंग करवा सकते हैं, वो थोड़ा सा वो देखना जरूरी होगा। इसी तरीके से हम मिड डे मील में इसमें काफी इंटरवेंशन कर सकते हैं। और जो हमारी ये मीटिंग्स हो रही हैं, हो सकता है यहाँ पे अगर महिलाओं के बने हुए बिस्किट सर्व हों या इस तरीके की कोई हमारे मेन्यू में कोई एक चीज आ जाए कि भाई हम उत्तराखंड के जिस भी होटल में जाएंगे आपके मेन्यू में ये 4 चीज होना जरूरी है, नहीं तो आपका लाइसेंस या कुछ भी मतलब इस तरीके से। अच्छा, अब जो हमारा सबसे क्रूशियल पॉइंट है दैट इज द कि हम सब कुछ तो कर देंगे, लेकिन अब एग्जिट कैसे होंगे, क्योंकि ये बहुत परियोजनाओं में ये हुआ है और अनफॉर्चुनेटली जितनी भी आज तक क्या है तो SGSY से लेकर और अब तक देख रहा हूँ सर, तो हमने काफी इंस्टीट्यूशंस बनाए और अलग अलग प्रकार के इंस्टीट्यूशंस बनाए। तो किस तरीके से इनको जो है हम सस्टेन रख सकते हैं, कि हमने करके भी दिखाया। कल आपने एक एग्जाम्पल भी देखा है और ऐसे हमारे पास कई एग्जाम्पल है दिखाने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमने करा नहीं है। आज की डेट में हमारे जितने भी बनाए हुए इंस्टीट्यूशन या जितने भी बनाए हुए इंटरप्राइज हैं वो सब सेल्फ सस्टेन मोड पे चल रहे हैं। ये आप लोग कभी अगर देखना चाहते हैं तो फील्ड में जाकर देख भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि किस तरीके से हम गुड गवर्नेंस को उसमें वो करवा के कैसे चला सकते हैं, ये नेक्स्ट। इसमें हमने लिखा है कि एक जो इफेक्टिव एग्जिट स्ट्रेटेजी होगी उसमें हम कैपेसिटी बिल्डिंग, उस प्रोड्यूसर को मार्केट से लिंकेज करते हुए, इस प्रोजेक्ट के नजरिए से बता रहा हूं कि वो 3 साल के अंदर हमें सब कुछ कर देना, कि हम उसको कैसे कैपेसिटेट कर दें, इतना कैपेसिटेट कर दें कि वो अपने आप ही खुद चलाए। जो इंटरप्राइज 3 साल तक फाइनेंशियली वायबल नहीं हुए, अगर उनको लगा हमें कि उस सेक्टर में भैया कुछ जान है तो फिर हम उसको आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट प्लीज उस सेक्टर को हम, उस इंटरप्राइज को हम 3 साल के बाद छोड़ देंगे। कि हमें क्लियर कट मैसेज देना होगा, क्योंकि ये टेम्परिंग बेसिस होगा। 3 साल के बाद हमारा जो सपोर्ट होगा इंटरप्राइज के लिए, चाहे वो सैलरी के रूप में चाहे किसी भी रूप में हो, ये सब आगे वक्ताओं ने सबने बता दिया है, वो हम जो है कम कर देंगे। तो इससे हमारा रीडिंग भी हो जाएगी कि कितने इंटरप्राइज, कितने वैल्यू चेन जो है सस्टेन होंगे लास्ट में। तो ये परियोजना के प्रथम 3 सालों में करना जरूरी है। ऑल द टेक्निकल एंड बिजनेस नॉलेज जनरेटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोजेक्ट to be embedded in line department, university system, incubation center and technical and business। तो ये इन इंस्टीट्यूशन को दिया जाए स्टेट में, ताकि उनके पास मेमोरी रहे हमारे उसकी प्रोजेक्ट की। तो लाइन डिपार्टमेंट का तो बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट में उन्हीं को टेक अप करने हमारे सारे। दूसरा, अगर मैं बात करूं इसकी क्या नाम है, ये बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि जब हम किसी परियोजना से बाहर निकलते हैं तो हमारे कई एम्प्लॉय जो है बेचारे हमारे पास आते हैं। हम भी आजकल कई दिनों से जो है अपनी जॉब के लिए परेशान थे, क्योंकि हम भी एग्जिट हो रहे हैं, नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि ये इतना पेनफुल होता है
तो हाउ वी कैन क्रिएट अ वाइब्रेंट इंस्टीट्यूशन। कल सर ने भी कहा कि कैसे पीडी और मैडम ने भी कहा कि पीडी सीपीडी की सैलरी भी वो लोग कैटर करें। तो अब हमें, क्योंकि हमारे अंदर कौतूहल भी है, उत्साह भी है, एनर्जी भी है, ये सब मैं बता चुका हूँ, और कल की डेट में लोग मतलब जो है हमें उसको फील्ड में दिखाना भी है, ये जिम्मेदारी भी है। तो इसको कैसे निभाना है ये बहुत जरूरी है। अभी हमने क्या किया, जैसे कल एक इंटरप्राइज हमने दिखाया, उनका पहले साल से था कि आपको हमारी सहकारिता में अगर एक्टिव मेंबर रहना है तो आपको 1000 रुपए का मिनिमम बिजनेस हर साल मतलब हर महीने करना ही करना है, नहीं तो आपकी मेंबरशिप कट हो जाएगी। 1000 रुपया मतलब आज की डेट में कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, और उसमें एक एलसी में हमारे मिनिमम 500 मेंबर होते हैं, और अगर हम उसको देखें एक महीने में एक मेंबर 1000 रुपए का आदान प्रदान करता है ट्रांजेक्शन सहकारिता के साथ, तो 5 लाख का बिजनेस होता है। उस 5 लाख के बिजनेस में से उसकी सैलरी आराम से निकल जाती है। तो क्योंकि यहाँ पे पॉलिसी मेकर भी हैं, सभी लोग हैं, तो हम चाहेंगे कि जब भी हम फील्ड में जाएं तो हम पहले दिन से लोगों को ये बता दें कि भाई इस उद्देश्य से काम होगा, नहीं तो आपकी जो मेंबरशिप है, और मेंबरशिप के फायदे भी होंगे। अभी मैं मतलब टैग की बात कर रहा था, तो आजकल हमारे पास एक प्रीमियम करके आपने सुना होगा। प्रीमियम का मतलब कुछ चीजें तो फ्री में दे देते हैं, और जो प्रीमियम होगा फिर उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। अभी गूगल ने 15 GB मेरे को डाटा दे दिया, तो मैं इनके साथ बैठा, इन्होंने कहा आपके यहाँ पे फोटो आएंगी नहीं, मेरे को प्रेजेंटेशन में फोटो मंगाएंगे, भले ही आपने डिलीट करवा दी मेरे को, लेकिन फिर मुझे उसके लिए जो है 300 रुपया देना पड़ता। तो दैट इज मतलब ये हम अपने स्वयं सहायता समूह के साथ या हमारे पीजी के साथ भी तो कर सकते हैं कि भैया इतनी सेवाएं तो हम आपको फ्री में देंगे, लेकिन इतने के लिए हम आपसे चार्ज देंगे। सो हाउ कैन वी इंप्लीमेंट दिस, ये भी हमें थोड़ा देखने वाली बात। तो ये एग्जिट स्ट्रेटजी बहुत ही क्रूशियल है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। अच्छा ये वीडियो, ये एग्जिट का वीडियो है, 2 मिनट का वीडियो है, तो उसको आप थोड़ा सा डांस करें। सेंटर का है। कभी चूल्हे चौके तक सीमित इन महिलाओं के हाथ बेकरी की मशीनों पर एक सधे हुए कारीगर की तरह चल रहे हैं, और इन्हें ये महारत हासिल हुई है ग्रोथ सेंटर में प्रशिक्षण लेने के बाद। इनके उत्पादों की आसपास के बाजारों में बड़ी डिमांड है। उत्तराखंड सरकार द्वारा इन्हें आधुनिक मशीनें दी गई हैं, जिनसे इनका काम और आसान हो गया है। इस ग्रोथ सेंटर में बेकरी के विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट उत्पाद हैं, जिनमें मंडुए बिस्किट, क्रीम रोल, तिल के बिस्किट, बन, केक सहित कई चीजें हैं। हमें अच्छा मतलब एक रोजगार मिला है। घर का काम करते करते हम अपना सुबह शाम अपना घर का कार्य निपटा के दिन में हम यहाँ का काम करते हैं। इसी ग्रोथ सेंटर में हर्बल चाय का उत्पादन भी किया जा रहा है। ये सारे उत्पाद स्थानीय हैं। तेज पत्ता, तुलसी, थाई, कैमोलाइन, लेमन ग्रास, बोनास के सूखे फूल, गिलोई, सौंठ, कंडाली सहित कई प्रकार की जैविक जड़ी बूटियों से अलग अलग प्रकार की हर्बल टी तैयार की जाती है। इसकी पैकेजिंग और ब्रांडिंग करने के बाद इसे बाहर भेजा जा रहा है। हम बाहर तक भी भेजते हैं, जैसे देहरादून, दिल्ली, मुंबई इत्यादि, जहाँ जहाँ से हमारे पास डिमांड आती है वहाँ पर हम उनकी डिमांड के अनुसार पहुँचाते हैं। ग्रोथ सेंटर में आसपास के गांवों के 20 समूहों की 300 से अधिक महिलाओं का रोजगार चल रहा है। एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट में भी यहाँ कई प्रकार के जैम, चटनी, अचार और स्क्वैश तैयार किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के गांव-गांव तक ज्यादा से ज्यादा स्वरोजगार के अवसर पैदा करने की अवधारणा को हकीकत में बदल रहा है ये ग्रोथ सेंटर। अच्छा दूसरा इसमें मैं भी वीडियो आपने नहीं बताया कि यहाँ से कुछ लोग देखिए रितेश जी, वरुण जी, हाँ जी, मैं सीढ़ी का दर्द बताना चाहता हूँ। सीढ़ी के अंदर की गजलों का दर्द। जब से तो ये जो है ये भाई साहब आए हैं, मेरे दिल ने कहा कि गजलों की बात करूं। इतने टची गाने होते थे, रूठ रूठ। हाँ मैं ये कह रहा था कि ये ग्रोथ सेंटर का वीडियो हमने नहीं बनाया है। ये जो है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बनाया है, और खुद ये गए, हमें पता भी नहीं चला ये कब वहां गए, कब इन्होंने वीडियो बनाया। हमने इसको डायरेक्ट फेसबुक पे देखा। नेक्स्ट प्लीज।
अब थोड़ा सा ब्रांड बिल्डिंग पे आते हैं, क्योंकि आप लोग बोर भी होंगे, खाना खाने के बाद थोड़ा नींद भी आती है, थोड़ा सा अगर बोर ना हो रहे हो तो मैं थोड़ा सा और 10 मिनट का 5 मिनट का नेक्स्ट। अगर हम देखें तो अभी ब्रांड बिल्डिंग में क्या है कि जितने भी परियोजना में जो भी उत्पाद हमारे तैयार होंगे उनको हम कैसे मार्केट में ले जाएं, क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें तो हम अमेजन पे जाए या जितने भी हमारे मार्केट प्लेस हैं किसी पे भी चले जाए, मैं सुबह देख रहा था कि आने से पहले 92% लोग ब्रांड कॉन्शियस और वो ब्रांड में भी ये देखते हैं कि कहाँ सेल लगी हुई है। इसको बोलते हैं आजकल वेब रूमिंग, शोरूमिंग। वेब रूमिंग का मतलब क्या हुआ कि कुछ प्रोडक्ट के लिए तो हम वेबसाइट पे जाके देखते हैं कि भैया ये क्या अच्छा रहेगा, फिर शोरूम पे जाके खरीद लेते हैं। कुछ का हम क्या करते हैं, कुछ का प्रोडक्ट का यहाँ पे कई लोग हाथ पकड़ के ये करके चले गए, लेकिन वो जाके खरीदेंगे ऑनलाइन। तो ये चीजें भी हमें देखनी पड़ेगी। तो उसी के तहत हमने कहा कि ब्रांड को कैसे बिल्ड किया जाए, मतलब ये हमारे प्रोजेक्ट का भी और उत्तराखंड का भी एक प्लेसमेंट, एक जो है उत्तराखंड की आत्मा है, सोल ऑफ उत्तराखंड ब्रांड को हमने पहले जो नाम दिया था। वास्तव में ये अगर ब्रांड बनता है तो इतने लगभग 5 लाख लोग इससे अभी जुड़े हुए हैं और इतने लोगों का ये आवाज है। तो ये ब्रांड कैसे बनेगा, इसके बारे में इसको कैसे बना होगा। ये जब ILSP था, इससे पहले हमने एक ब्रांड बनाया था और वेरी अमेजिंग की यूट्यूब में भी हमने एक ब्रांड बनाया था और ज्योत्सना सिंह मैडम उससे हमारी पीढ़ी थी और हमने उसको काफी अच्छी तरीके से चलाया भी। मेरे सुन से यादव सर भी उसके गवाह रहे हैं। उस ब्रांड में भी हमने काफी मेहनत की। मैं इसलिए ये बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि ये परियोजना के बाद भी ये ब्रांड कहीं एब्सोल्यूट हो जाए फिर हम दूसरे तीसरे ब्रांड की तरफ जाए। तो वो ब्रांड था हमारा नेचुरली पहाड़ी और उसका भी हमने काफी बज बनाया, काफी उसके कस्टमर बेस भी हमारा बन गया था। लेकिन लास्ट में जाकर क्योंकि जो ट्रांजिट फेस होता है किसी भी परियोजना का, जिसमें क्योंकि परियोजना को तो जाना होता है, लेकिन क्योंकि वो लोग पीड़ा में रह जाते हैं जो अपने आप को कहीं खड़ा नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के कारण जो है सारी चीजें खराब हो जाती हैं। तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। तो ये ब्रांड हमारा ILSP के तहत हमने बनाया और UGBS के द्वारा इसको बनाया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करे वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट का, जो उत्तराखंड के जो फार्मर्स हैं उनके प्रोडक्ट रेंज हमारे पास अगर हम देखें तो स्पाइसेस है, पल्सेज है, सीरियल्स है, कॉस्मेटिक्स है, हर्ब्स है। अगर मैं टोटल बात करूं तो लगभग 150 प्रोडक्ट आज की डेट में हमारे हिलांस के अंदर में हम 150 प्रोडक्ट देखते हैं। नेक्स्ट सर पीछे, ठीक है। इसमें अगर हम करंट ऑपरेशंस देखें तो हम कलेक्शन करते हैं और पैकेजिंग भी, मतलब कलेक्शन पैकेजिंग जितना भी काम होता है वो CBOs के द्वारा होता है अलग अलग जगह पे। तीसरा हमारा जो मार्केटिंग का जो मैनेजमेंट है वो टोटली UGBS के द्वारा किया जाता है। ऑनलाइन मार्केटिंग में हम हैं, लेकिन अभी हमने पूरा उसको खोला नहीं है। उसकी खिड़की हम तब खोलेंगे जब कुछ चीजें नीचे हमने दी है वो हम फुलफिल कर देंगे। नेक्स्ट प्लीज। अगर हम देखें तो जो करंट हमारा जो टर्नओवर था, हमने इसको पिछले साल टेकअप किया था हेड ऑफिस लेवल पे, और आज की डेट में हम देखें तो 1 करोड़ का हम टर्नओवर यहाँ पे कर चुके हैं सिर्फ हेड ऑफिस लेवल पे। और हमारे इस ब्रांड के तहत लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे आउटलेट हैं। अगर हम उनका भी सेल मिला देते हैं तो वो, ये मैंने थोड़ा सा डाउन साइड रखा हुआ है, तो 4 करोड़ के करीब उनका भी सेल। अगर हम देखें तो हमारे स्टेक होल्डर कितने हैं ब्रांड के साथ जो जुड़े हैं, 8000 से ज्यादा प्रोड्यूसर ग्रुप हैं और मेरे समझ 10,000 से ज्यादा प्रोड्यूसर ग्रुप और सेल्फ ग्रुप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 160 हमारे साथ लाइवलीहुड कलेक्टिव जुड़े हुए हैं और अब तो हम बहुत बड़ा परिवार बनने वाले हैं। नेक्स्ट प्लीज। अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग 900 विलेज लेवल के हमारे पास कलेक्शन सेंटर हैं, 150 हमारे पास कलेक्शन सेंटर है जो लार्ज कलेक्शन सेंटर है, 25 परियोजना के तहत ग्रोथ सेंटर है और इससे ज्यादा पूरे स्टेट में ग्रोथ सेंटर भी बने हुए अलग अलग वेन्यू। मोर देन हमारे पास 100 से ज्यादा नैनो पैकेजिंग यूनिट है। और अगर हम देखें तो एक छोटी सी हमने क्वालिटी कंट्रोल लैब भी सेटअप की हुई है, जहाँ पे कि हम उसका मॉइस्चर कंटेंट हो गया, एस कंटेंट हो गया, या कहीं पे हमें हल्दी में कर्क्यूमिन निकालना हो या चिली में हॉटनेस निकालनी हो, तो इस तरीके की फैसिलिटी के साथ हमने थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट में करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये हम देखें तो इस तरीके के हमारे आउटलेट हैं, ये अल्मोड़ा का आउटलेट है, सॉरी। नेक्स्ट। अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट कैसे हम प्लांट को सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट। अब अगर देखें हम तो, क्योंकि ब्रांड तो हमने बना लिया, लेकिन इसमें काफी अभी चुनौतियां हैं, और वो चुनौतियां क्या क्या है वो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक बार मैं बोल देता हूं तो थोड़ा ये रहेगा कि हमारे वास्तव में हम लोग जो है ब्रांड को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं।
यह ब्रांड जो है अभी शुरुआती चरण में है और ब्रांड को स्टेबल होने में लगभग 6-7 साल तो लगते हैं, और ज़्यादा ही लगते हैं मेरे को। कई ब्रांड्स तो जो है बनते बनते रास्ते में ही जो है टूट जाते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो जो हमारे मेन इश्यूज है वो है एक तो क्वालिटी कंट्रोल का इश्यू, यूनिफॉर्म सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग, उसका ट्रीटमेंट कैसा हो रहा है, उसके रेगुलेटरी क्या क्या इश्यूज हैं। और कल शाम को मेरे को निर्देश थे कि आप विरासत जाओ, और उसके बाद यहाँ पे भी निर्देश थे कि वहाँ जाओ। तो मैं गया तो मैंने देखा कि हमारे जितने भी, चाहे वो आजीविका मतलब USRLM के और हमारे जो ILSP के जितने भी स्वयं सहायता समूह हैं, उन्होंने सबने गिलास का लेबल लगा रखा है। तो किसी ने जो लेबल ऊपर लगा रखा है, किसी ने नीचे लगा रखा है। तो हमारा जो ब्रांड मैसेजिंग है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ब्लर हो गया, और हम जो है उसमें पिछड़ गए। तो इस ब्रांड को कैसे टेकअप करना है, ताकि क्योंकि यहाँ पे सभी लोग हैं। ये हमारे कुछ प्रोडक्ट लाइन है। अगर हम देखें तो क्योंकि इस ब्रांड को UGBS मैनेज कर रहा है, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि बिजनेस ओरिएंटेशन नहीं है, लेकिन हमारा लिमिटेड है, क्योंकि हम सारे काम करते हैं और उसके बाद जो है बिजनेस भी करते हैं, तो ये थोड़ा सा संभव भी नहीं है। तो थोड़ा बिजनेस ओरिएंटेशन लिमिटेड है, सॉरी मतलब। दूसरा है कंसिस्टेंसी इन पैकेजिंग, क्वालिटी कंट्रोल, ब्रांड मैसेजिंग। ये कहीं पे भी अभी हम नहीं बना पाए, चाहे हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाए हैं, चाहे हम लोगों को समझा नहीं पाए हैं, चाहे हमारा मैसेज ढंग से गया नहीं है। हमने ये इन्विसाइज किया था कि हमारा स्टेट लेवल पे प्रीमियम पैकेजिंग होगा, ब्लॉक लेवल की मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल की पैकेजिंग होगी, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल की पैकेजिंग होगी, लेकिन उसको हम यथार्थ रूप में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। दूसरा, हमारा यहाँ पे लिमिटेड एंगेजमेंट है प्राइवेट पार्टनर और प्राइवेट बिजनेस पार्टनर के साथ। कई हमने किए भी हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम और उसके कारण जो है उसको हम नहीं कर पाए। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ हमने क्यूरेटेड गिफ्ट पैक्स बनाए थे डिफरेंट उसको, उसमें इसमें हमारे बड़े प्लेयर्स आज की डेट में भी लवासना की जितनी गिफ्टिंग है वो मैम हिलास ब्रांड से है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जितनी गिफ्टिंग होती है सारा का सारा हिलास ब्रांड से खरीदते हैं। ONGC का मैम जितना भी गिफ्टिंग है, पिछली बार उन्होंने जो वोमेंस डे था उसमें हमारे 600 जो हमारे कॉस्मेटिक गिफ्ट बॉक्स हैं वो करे। तो इस तरीके से हमने इंस्टीट्यूशनल वो तो करे हैं छोटे छोटे, लेकिन क्योंकि इसमें क्वालिटी का कई चीजों के इश्यूज हैं तो दैट की उसको अभी थोड़ा आगे। ये बाहर में भी डब्बे रखे हुए हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये अब नेक्स्ट प्लीज। अगर हम देखें तो एक्सेस टू इलाज ब्रांड एंड डेवलप स्ट्रेटजी फॉर इलाज ब्रांड प्रमोशन कैसे करना है सर, क्योंकि डाइस की इस तरफ आप ही लोग सर, इसको कैसे आगे करना है। क्या क्रिएटिंग अ बिजनेस प्लान फॉर कमर्शियलाइजिंग द ब्रांड। बिजनेस प्लान का मतलब कि हमें हर चीज की रिक्वायरमेंट, मतलब जो एलिमेंट्स उसके हैं, एग्रीगेशन, मार्केटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट चाहिए सर, और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग सपोर्ट चाहिए। और जैसे कि मेरी सर से भी बात हो रही थी, मैडम अभी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, हम मतलब ये हो सकता है कि मैं सोच रहा हूँ, मैंने सर से भी डिस्कस किया कि हम अभी FPO क्रिएशन की तरफ जाएं। तो हम चाह रहे हैं कि अगर गिलास भी एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करे, और हम ज्यादा नहीं 3 या 4 FPO अगर गिलास को दे दिया जाए कि जैसे आपके क्यूरेटेड प्रोडक्ट हैं, तो एक FPO हम सिर्फ ये करेंगे जो हमारा हाई यील्ड के जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे हमारा काला जीरा हो गया, जम्बू हो गया, गंदरण हो गया, फरण हो गया, या हमारे कुछ हर्ब्स की चीजें होंगी जिसमें हमारा रोजमेरी हो गया, लेमन ग्रास हो गया, थाइम्स हो गया, इस तरीके से कई मतलब इस तरीके के जितने भी प्रोड्यूस हैं उस पर काम करें। तो एक तो FPO हम इस तरीके का बनाएंगे, एक जो हमारे प्रोसेसिंग में काम करें मैम, जैसे मसाला प्रोसेसिंग हो गया, हमारा मल्टीग्रेन आटा बहुत हिट हुआ मैम, तो भले ही जो है बीच में थोड़ा सा वो है, लेकिन कुछ इस तरीके का बनाएंगे जो प्रोसेसिंग में काम करें। और मतलब 2 या 3 सॉरी अगर हमें FPO बनाने को दे दोगे तो हम ये करके भी दिखा देंगे, मतलब स्टेट की तरफ से पूरे, क्योंकि यहाँ पे टीम बैठी हुई है और सारे टीम भी मेरे समझ से इसको एग्री करेगी शायद, आई डोंट नो, लेकिन ये सजेशन है मेरा, अभी ये डिस्कशन के बाद आएगा कि हम कुछ मतलब 2-3 हम खुद तो बनाए, सो दैट कि हम एक दिखा पाए कि दिस इज द बिजनेस मॉडल, और इस तरीके से हम जो है FPO को ड्राइव कर रहे स्टेट में। तो कुछ ऐसा अगर मॉडलिटी बनती है प्रोजेक्ट में, तो क्योंकि आप लोग पॉलिसी मतलब इसमें क्या हो सकता है सोचना है। नेक्स्ट ये वीडियो थोड़ा सा देख लेंगे, एक छोटा सा वीडियो हमने, क्योंकि हिलांस में हमने काफी मेहनत की और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने रात दिन परिश्रम करके इस ब्रांड को यहाँ तक लाया। भोजन स्वस्थ और ताजा हो, हिलांस में हम विश्वास करते हैं। जो भोजन स्वस्थ और ताजा हो, स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर,
जिससे हम तंदुरुस्त बने रहें और जुड़े अपनी प्रकृति से, क्योंकि यहाँ है सब कुछ नेचुरल, जो दे गजब का स्वाद और शुद्धता का एहसास। हिमालय के दूध से सीधा आपके दिलों तक। गिलास, प्योरिटी यू डिजर्व। ठीक है